देखिए, सबसे पहले हम देख लेंगे ब्लड का इंट्रोडक्शन यानी ब्लड क्या है। देखिए, रक्त को मानव जीवन का आधार माना गया है, जिसके बिना जीवन का कल्पना करना भी संभव नहीं है। यह एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है। यानी ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। यह रक्त हमारे शरीर का वजन का 47% होता है। यानी हम देखेंगे कि ब्लड क्या है, और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए, ब्लड एक प्रकार कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी वेट का लगभग 7% भाग होता है। मान लीजिए हमारे हमारे शरीर का वजन है कम से कम 50%। यानी शरीर का हमारा वजन है 50 kg, तो उसका 7% भाग ब्लड होता है। देखिए अब आगे, एक स्वस्थ व्यक्ति में यानी हेल्दी एडल्ट व्यक्ति में ब्लड की मात्रा लगभग 6 लीटर होती है। यानी 6 लीटर ब्लड की मात्रा होती है जो ब्लड वेसल्स में प्रवाहित हो, यानी रक्त वाहिनियों जितने भी मैंने हमारे ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी वेन है उसमें प्रवाहित होकर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट यानी हार्ट के संकुचन से, मतलब जैसे हार्ट जब कॉन्ट्रेक्शन करता है या कॉन्ट्रेक्शन हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो उसमें से ब्लड जब कॉन्ट्रेक्शन करता है, हार्ट जब कॉन्ट्रेक्शन करता है तो ब्लड वेसल्स के द्वारा शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45। देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। यानी ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक हो गया जो प्लाज्मा 55% एवं ब्लड सेल 45% से मिलकर बनाता है। देखिए, यहाँ पर हमारा प्लाज्मा हो गया 55% और 45% हो गया ब्लड सेल, यानी दोनों मिलाकर 100% ब्लड हो गया। अब प्लाज्मा के अंदर आता है, प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे ब्लड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, यानी हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग के ब्लड में प्लाज्मा हो गया हम लोग का 55%। देखिए, प्लाज्मा हो गया 55% और 45% ब्लड सेल हो गया। तो ब्लड सेल में 44% होता है आरबीसी एवं 1% भाग में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मा क्या है। यानी ब्लड कॉम्पोजिशन और ब्लड में हम लोग प्लाज्मा और ब्लड सेल पढ़े हैं, तो अब हम लोग प्लाज्मा देखेंगे। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें 90% तक पानी की मात्रा होती है, और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में एल्यूमिन, यानी प्लाज्मा में देखिए 90% पानी होता है। अब देखिए, और 7% होता है प्रोटीन होता है, यानी एल्यूमिन, ग्लोबुलिन एवं फाइब्रोनोजेन होता है, तथा इनके अलावा प्लाज्मा में कई अन्य तत्व भी पाए जाते हैं जो निम्न हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मा प्लाज्मा के 100% भाग में 90% आपका पानी हो गया, 7% प्रोटीन हो गया, यानी एल्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, यानी 7%, और 3% भाग में कुछ अन्य तत्व पाए जाते हैं जैसे यूरिक, सल्फर, क्रिएटिन, सीरम, ये सब पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। देखिए, यहाँ पर एल्यूमिन देखिए, प्लाज्मा के 7%, देखिए प्लाज्मा के 7% भाग में एल्यूमिन 60% होता है, ग्लोबुलिन होता है आपका 35%, और फाइब्रिनोजेन होता है 4%, और बाकी देखिए 1% भाग में यूरिक यूरिक होता है, यूरिक फैक्टर होता है, यूरिक होता है, सीरम होता है, क्रिएटिन होता है, कार्बनिक लवण कुछ पदार्थ होते हैं। देखिए यहाँ पर एल्यूमिन देखिए 60%, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60% हो गया आपका। 35% भाग यहाँ पर ग्लोबुलिन हो गया, और देखिए 4% भाग यहाँ पर फाइब्रिनोजेन हो गया। अब हम लोग देखेंगे एल्यूमिन क्या है। एल्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे अधिक भाग में होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्यूमिन सबसे अधिक मात्रा में होता है, यानी 60% हम लोग देखे हैं 60%। इसका निर्माण लीवर में होता है। देखिए, इसका निर्माण होता है लीवर में, यानी प्लाज्मा प्रोटीन में लगभग यह 60% होता है, और इसका निर्माण लीवर में होता है। देखिए यहाँ पर
प्लाज्मा का मुख्य कार्य पराशरीय दाब ऑस्टोमेटिक प्रेशर का नियमन करता है। ये पराशरीय दाब जो होता है उसका ये नियमन यानी नियंत्रित करता है। यह शारीरिक बॉडी टिश्यू को प्रोटीन उपलब्ध कराता है। यानी देखिए प्लाज्मा शारीरिक बॉडी टिश्यू को प्रोटीन उपलब्ध कराता है। देखिए यहाँ पर प्रोटीन उपलब्ध कराता है। जितने भी हमारे शारीरिक बॉडी यानी टिश्यू ऊतके होते हैं उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है कार्य करने के लिए, तो वह प्रोटीन को उपलब्ध कराते हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्लोबुलिन क्या है। ग्लोबुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो 3 भागों में विभाजित हुआ है एवं इनका अधिकतर निर्माण लीवर में होता है, बाकी शेष भाग का लसिका ऊतक में। देखिए ग्लोबुलिन का निर्माण देखिए लीवर में होता है। यहाँ पर ग्लोबुलिन का निर्माण देखिए ज़्यादातर लीवर में होता है, जबकि बाकी जो शेष भाग होते हैं वो लिम्फेट टिश्यू यानी लसिका ऊतक जो होता है, यानी लिम्फेट टिश्यू लसिका ऊतक, इसमें इसका निर्माण होता है। ज़्यादातर मतलब कि लीवर में होगा इसका निर्माण, बाकी शेष भाग का लिम्फोइड टिश्यू में होता है। ग्लोबुलिन 3 भागों में बांटा गया है। देखिए अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। अब ये तीनों ग्लोबुलिन के बारे में हम लोग देखेंगे, तीनों ग्लोबुलिन क्या है। देखिए इन तीनों ग्लोबुलिन में गामा ग्लोबुलिन एक ऐसा प्रोटीन है, यानी गामा ग्लोबुलिन जो प्लाज्मा में उपस्थित होता है एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। जब हमारे शरीर में मान लीजिए कहीं किसी भी प्रकार की एलर्जी या इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है तो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। यानी प्रतिरोधक क्षमता शरीर को किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। तथा देखिए अल्फा ग्लोबुलिन, अब यहाँ पर हम लोग देखें गामा ग्लोबुलिन हम लोग देखें शरीर में क्षमता उत्पन्न करता है, प्रतिरोधक क्षमता। अब देखिए यहाँ पर गामा ग्लोबुलिन एवं बीटा ग्लोबुलिन का कार्य हार्मोन, लिपिड्स और आदि को शरीर के। देखिए गामा ग्लोबुलिन और एल्फा ग्लोबुलिन, ये अल्फा ग्लोबुलिन बीटा ग्लोबुलिन का कार्य होता है प्रोटीन एवं लिपिड हार्मोन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। यानी शरीर के किसी एक भाग से यानी एक अंग से दूसरे अंग यानी एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। कौन? अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, प्रोटीन एवं हार्मोन एवं लिपिड्स आदि को। ठीक है, अब हम देखेंगे फाइब्रिनोजेन क्या है। फाइब्रिनोजेन एक प्रकार का प्रोटीन जिसका निर्माण लीवर में होता है। देखिए फाइब्रिनोजेन का भी निर्माण लीवर में ही होता है तथा यह इसका फाइब्रिनोजेन का कार्य है, यह चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्त का सताड़ों को कम करता है, कम करता है। देखिए मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं चोट लगा तो जो रक्त होता है ब्लड को थक्का जमा कर यानी ब्लड कोलेटिन होता है तो उसको थक्का बनाकर रक्त के सतह जो मतलब रक्त का जो सिक्रेशन होता है यानी ब्लड बाहर गिरता है उसको थक्का बनाकर कम करता है। देखिए अब हम देखेंगे ब्लड सेल, यानी ब्लड सेल रक्त कोशिका क्या है। देखिए रक्त में हमारे शरीर में जितने भी ब्लड होते हैं उनमें कुछ प्रकार के सेल पाए जाते हैं। वो सेल देखिए 3 भागों में विभाजित किया गया है और ये सेल देखिए निम्न है। देखिए पहला हो गया रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। देखिए यहाँ पर हमारे शरीर में देखिए प्लाज्मा 55% हो गया और जो ब्लड सेल होता है देखिए यहाँ पर प्लाज्मा यहाँ से यहाँ तक हो गया और यहाँ से यहाँ इतना हो गया हमारे ब्लड सेल। तो ब्लड सेल में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। देखिए आरबीसी के भाग 41 पॉइंट होता है यानी 41%, और फिर प्लेटलेट्स 4% भाग में प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होते हैं। यानी देखिए रक्त में 3 भागों में विभाजित किया गया रक्त कोशिका को, देखिए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम लोग आगे देंगे आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है और प्लेटलेट्स क्या है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देंगे रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी, लाल रक्त कोशिका क्या है। देखिए आरबीसी को ऑर्थोसाइट के नाम से भी जानता है। देखिए आरबीसी के एक साइंटिफिक नेम होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोसाइट। आरबीसी के एक नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसाइट। तथा इन परिपक्व कोशिका में केंद्रक अनुपस्थिति होती है। देखिए जब आरबीसी का परिपक्व होता है यानी एक परिपक्व होता है, एक होता है अपरिपक्व, यानी परिपक्व जब अवस्था होता है उनमें केंद्रक अनुपस्थिति यानी केंद्रक नहीं होते। देखिए केंद्रक नहीं होते हैं। इन कोशिका का व्यास लगभग 7 माइक्रोन, लगभग देखिए कर रहा है 7, लिमिट नहीं है कि 7 माइक्रोन नहीं होता है, लगभग में बोला है, लगभग 7 माइक्रोन होता है। तथा ये आकृति में सर्कुलर यानी गोलाकार एवं वृत्ताकार होते हैं और किनारों पर बी कॉनकेव होते हैं। देखिए बी को द्विनोत्तर, देखिए यहाँ पर बी कॉनकेव होते हैं। हम लोग देखेंगे
आरबीसी का स्ट्रक्चर। देखिए आरबीसी का स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे इसका व्यास हम लोग देखेंगे कितना 7 पॉइंट लगभग, यानी देखिए 7.5 माइक्रो यूनिट मीटर। अब देखिए अब इसका ये टॉप भी हो गया, अब इसका ये साइड भी हो गया। देखिए यहाँ पर इसमें केंद्रक अनुपस्थिति हो, देखिए यहाँ इसमें कोई भी केंद्रक नहीं है, इसमें केंद्रक अनुपस्थिति होते हैं। गोलाकार देखिए यहाँ पर गोलाकार है, बी कॉनकेव होते हैं, मतलब किनारों की अपेक्षा बीच में धंसा हुआ होता है। देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में यहाँ पर धंसा हुआ है। देखिए लाल रक्त कोशिका का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। देखिए लाल रक्त कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे हम अर्थोपोइसिस कहते हैं। देखिए लाल रक्त कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। मतलब इसका निर्माण, मान लीजिए लाल रक्त कोशिका का जब निर्माण हो रहा होगा इस क्रिया को, उस टाइम इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया को लगभग 7 दिन का समय होता है। मतलब इरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी को बनने में कितना दिन समय लगता है? लगभग 7 दिन। 7 दिन समय लगता है और जीवन काल होता है 120 दिन। यह प्रक्रिया अर्थोप्रोटीन हार्मोन के द्वारा स्रावित होता है। देखिए यह अर्थोप्रोटीन हार्मोन होते हैं जो किडनी के द्वारा स्रावित होता है, जो वृक्क के द्वारा सिक्रेशन होता है। अर्थोप्रोटीन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो, देखिए बता रहे हैं, अर्थोप्रोटीन एक प्रकार का हार्मोन है जो किडनी के द्वारा सिक्रेशन होता है और ये हार्मोन आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या है? श्वेत रक्त कोशिका। व्हाइट ब्लड सेल रक्त की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोशिका होती है। देखिए ये रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इनका कार्य है, मुख्य कार्य शरीर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मान लीजिए कहीं पे हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन या एलर्जी हुआ है तो वहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीव, उनको ये नष्ट करते हैं फाइगोस्टोसिस यानी कोशिका भक्षण क्रिया द्वारा इन्हें ये नष्ट करते हैं और नष्ट करके शरीर को देखिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सूक्ष्म जीव को नष्ट करें और शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह रक्त का लगभग 1% भाग श्वेत रक्त कोशिका के द्वारा बना होता है। रक्त का मान लीजिए 100% भाग में, रक्त का 100% भाग में आपका 55% प्लाज्मा हो गया, जबकि 45% ब्लड हो गया। तो 45% ब्लड में 1% भाग WBC से बना होता है। 1% भाग WBC से बना होता है। श्वेत रक्त WBC को ल्यूकोसाइटिस के नाम से जानता है। WBC का एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट। देखिए WBC का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। अब देखिए श्वेत रक्त कोशिका अन्य रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा संख्या में सबसे कम होती है। देखिए यहाँ पर 1% भाग होता है ब्लड में, तो मतलब कि अन्य रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल के अलावा सबसे कम होती है, लेकिन आकार में सबसे बड़ी होती हैं। देखिए आकार में सबसे यहाँ पर बड़ी होती हैं। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। और अब देख लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ WBC यानी WBC का वर्गीकरण। देखिए WBC के 2 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। देखिए WBC को 2 भागों में बांटा गया, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या आता है? देखिए न्यूट्रोफिल आता है, हमारा इस्नोफिल आता है, बेसनोफिल आता है। देखिए ग्रेनुलोसाइट हो गया, ग्रेनुलोसाइट के अंदर पहला आया न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बसोफिल। अब एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर देखिए क्या आता है? लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट हो गया, एक हो गया मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट के अंदर आता है T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। पहला हमारा होगा ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। इनके अंदर ग्रेनुलोसाइट के अंदर आया न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बसोफिल। अब एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर आया है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट के अंदर आता है T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। देखिए यहाँ पर देखेंगे वाइट ब्लड सेल। देखिए हम लोग देखेंगे पहले ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या क्या आता है। देखिए न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और यहाँ पर हो गया बेसोफिल। देखिए यहाँ से लेकर ये तीनों ग्रेनुलोसाइट के अंदर आता है। हमारा हो गया ग्रेनुलोसाइट के अंदर आता है, यानी न्यूट्रोफिल आता है, इस्नोफिल आता है, बेसोफिल आता है। अब देखिए एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर आता है पहला मोनोसाइट एवं लिम्फोसाइट। देखिए एक ग्रेनुलोसाइट के
अंदर ये आता है। लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया। अब लिम्फोसाइट में देखिए 2 प्रकार के होते हैं, पहला टी लिम्फोसाइट हो गया और ये बी लिम्फोसाइट हो गया। यहाँ पर ये टी लिम्फोसाइट, यहाँ पर बी लिम्फोसाइट, ये हो गया मोनोसाइट आपका। आप लोगों का अंतिम बच गया प्लेटलेस। आखिर प्लेटलेस क्या है? देखिए प्लेटलेस या थ्रम्बोसाइट। प्लेटलेस को हम लोग थ्रम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। देखिए इन कोशिका में केंद्रक नहीं पाते हैं, देखिए इनमें भी केंद्रक नहीं पाते हैं, यानी नॉन न्यूक्लिएट, इनमें कोशिका अनुपस्थिति होता है यानी नहीं पाता है। ये कोशिका आकृति में छोटी एवं गोलाकार एवं अंडाकार होती है। ये आकृति में छोटी होती हैं, देखिए ये आकृति में सबसे छोटी होती हैं एवं गोलाकार होती हैं, आकृति में सबसे छोटी एवं गोलाकार होती हैं। इन कोशिका का निर्माण भी लाल रेड बोन मैरो में स्थित होता है। इन कोशिका का निर्माण कहाँ पर होता है? RBM यानी रेड बोन मैरो में स्थित होता है।